हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली अच्छे ही होंगे सारे के सारे, है ना। चलो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो देखो, करें स्टार्ट। चलो तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। पहला तो देखो बेटा, पहला है ये इलेक्ट्रो, है ना, और दूसरा वर्ड जो है वो है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे जब चार्ज रेस्ट पे हो, ठीक है। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम बचपन में, बचपन इन द सेंस 9, 10th में जो चीजें पढ़ के आए थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है। तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ के आए थे बचपन के अंदर, ये कुछ ऐसा सा था। चलिए, तो देखा ही नहीं। तो बेटा देखो, ये क्या है? ये एटम है। छोटे बच्चे थे जब पढ़ते थे ना, ये क्या है? ये एटम है। सर ये क्या घूम रहे हैं? ये क्या घूम रहे हैं? बेटा ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। छोटी क्लासों में पढ़ा था हमने, है ना। फिर ये जो बाहर घूम रहे हैं ऑर्बिट के अंदर, या फिर मैं यूं कह दूं न्यूक्लियस के अराउंड, ये कौन है? ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये है इलेक्ट्रॉन्स। देखो साफ साफ दिख रहा है। अब बेटा बचपन में हमने क्या पढ़ा था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो अगर एटम जैसे मैं बोलूंगा न्यूट्रल है, मैं वही सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं जो बचपन में हम सब रट के आए थे। रटना इन द सेंस पढ़ के आए थे, समझ के आए थे, ठीक है। तो देखो जरा, यहां पर जो एटम है इसको हमने न्यूट्रल माना। और बेटा यार ये तो हम सब जानते हैं, कोई भी चीज न्यूट्रल कब होती है? जब उसके अंदर इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज हो और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हो। बेसिक बात है ना। तो अब इस पूरे एटम के अंदर कौन तो नेगेटिव चार्ज और कौन पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में होने चाहिए तभी एटम न्यूट्रल रहा होगा, है कि नहीं। तो ऐसा कन्वेंशनली माना गया, क्योंकि भाई देखो इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है न्यूट्रॉन, ये तो क्या होता है? इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है ना। अगर मैं बात करूं, जैसे न्यूट्रल रहता है ये न्यूट्रॉन, तो अगर मैं बात करूं कि अब बात जो चलेगी इस पूरे एटम के अंदर, एक तो इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की। ध्यान से देखना किसकी बात चलेगी, एक तो इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की। चलो कोई बात नहीं, अब इनकी बात करेंगे। तो ऐसा माना गया, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा माना गया कन्वेंशनली क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और जो प्रोटॉन होता है उसको क्या कंसिडर किया बेटा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब हमने यूं बोला कि साहब जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके इक्वल होगा? पॉजिटिव के चार्ज के इक्वल। यानी जो टोटल नेगेटिव चार्ज इसके अंदर है, एग्जिस्ट कर रहा है एटम के अंदर, वो किसके इक्वल होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल। तभी तो हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो क्या होगा बेटा? वो होगा न्यूट्रल होगा। कह सकते कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जब ऐसा कह सकते हैं तो आओ जरा देखते हैं कि ये तो बेसिक स्टडी हो गई। अब देखो इसमें देखने वाली मजे की क्या बात है बेटा, मैं नॉर्मल सा तुमसे एक सवाल पूछता हूं कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर घूम रहे हैं, जो प्रोटॉन है वो यहां पर है, दिख रहे हैं। तो कोई मुझसे यूं पूछे कि सर अगर मेरे को इसके अंदर से किसी एक पार्टिकल को निकालना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक पार्टिकल को निकालना है, तो कौन सा ज्यादा इजी रहेगा? तो सबको देख करके यहां से समझ में आ रहा है कि सर अगर मेरे को इसको निकालना पड़ेगा तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। समझने के लिए ये बातें, इनकी अपनी अपनी टर्म्स है फिर बाद में। तो मुझको इसको अगर निकालना है तो बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे ज्यादा बढ़िया अगर एक पार्टिकल निकालना है तो कौन सा निकाल सकता हूं? ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं, ज्यादा इजी। ये बाहर के बाहर यूं पकड़ लिया, अरे भाई ये ऐसे घूम रहा है ना, इसको फट से यूं ले लिया, अंदर वाले में तो जोर आएगा, है ना। तो यहां से बेटा जो चीज मेरे को क्लियर होती है, फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर किसी भी एटम में से आना और जाना होगा,
ध्यान से सुनना और पल्ले बांध लेना मेरी इस बात को बेटा, किसी भी एटम में आना या फिर जाना होगा तो वो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, देखो बाहर बाहर घूम रही है, तो कभी भी मैं यूं नहीं कहूंगा ये इलेक्ट्रॉन का जाना होगा, मैं कभी भी बेटा यूं नहीं कहूंगा कि सर प्रोटॉन को बाहर, प्रोटॉन आया और प्रोटॉन चला गया, मैं क्या कहूंगा, इलेक्ट्रॉन का ही आना जाना होगा। क्लियरिटी आई, ये बात बिल्कुल समझ में आई, क्यों, देखो साफ दिख भी रहा है हमें ये सारी चीजें। ठीक है, ये चीज आई। अगर ये सारी चीज आ गई समझ में, तो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। क्यों, क्योंकि इसके आगे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसमें हर जगह पे लगभग काफी सारी जगह पे उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो जरा, यहां से मुझे मोटी मोटी इस पूरी जो भी चीज हमने अभी थ्योरी पढ़ी, इससे मुझे क्या समझ में आई, मुझे ये समझ में आई कि सर जो चार्ज होता है वो दो टाइप का होता है। कौन सा सर, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, और मोटी मोटी बात उस आगे डिस्कशन करने से पहले, उस एग्जांपल पे बढ़ने से पहले, और छोटी छोटी बातें मैं यूं ही बता देता हूं, मुझे पता है तुम लोगों को सब पता ही है, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी बताना अपना फर्ज है। तो देखो जरा, यहाँ पे यूं बोल दिया जाए, इन सब चीजों को मैं हटाऊं यहां से, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर क्यों ना इनके मास की, किनके, इलेक्ट्रॉन का मास की बात कर लूं एक बार, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कर लूं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। तो बेटा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो तो होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg, 31 kg। ऐसे ही मास ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूंगा तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg ये होता है। यहां से देखो क्या चीज नजर आ रही है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। ये भी दिखा मेरे को। चलो अब अगर मैं इनके ऊपर चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, 7 भी नहीं लगाऊं, देखो यहाँ पे ये 1.6 लिखा होता है काफी सारी किताबों में, तो अपन सिर्फ क्या बात करेंगे, तो जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। और हर किसी चीज की यूनिट होती है, तो इसकी भी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं कूलाम। ठीक है, एसआई यूनिट कूलाम होती है, सीजीएस यूनिट ईएसयू होती है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। आगे चल के पढ़ेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो देखो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि सर मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन है तो आगे माइनस, और अगर प्रोटॉन आ जाएगा बेटा तो इसको मैं लिखूंगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, ये सिर्फ डिस्कस करनी थी, तो क्लैरिटी आई। अभी तक जो भी पढ़ा उसमें मेरे को क्या समझ में आया कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज को मैं कैसे डिफाइन करूंगा और नेगेटिव चार्ज को मैं कैसे डिफाइन करूंगा वो मैं अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। उसको तुमको देख करके बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि चीजें हो क्या रही हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, होपफुली आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा समझने के लिए। देखो एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैं 3 बॉडी लेता हूं, समझना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 3 बॉडी लेता हूं। ये मैं बोलूंगा ए है, यूं ही बोलने के लिए ए, ऐसे ही मैं बोलूं कि बेटा ये तीसरी बॉडी मेरी, दूसरी क्या है बी, और ऐसे ही बोलूं कि ये जो अगली बॉडी जो आएगी ये क्या है मेरी सी। मैं ऐसा बोलता हूं कि इनिशियल लेवल के ऊपर तीनों ही बॉडी क्या है, न्यूट्रल है। ऐसा बोलूं इनिशियल लेवल पे तीनों ही बॉडी क्या है बेटा, न्यूट्रल। डेटा ले लेते हैं, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी 10 प्रोटॉन, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, हो गई ना न्यूट्रल, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितने 10 प्रोटॉन। सिमिलरली यहां पर भी बात की जाए तो ये भी कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कितना होगा 10 प्रोटॉन। क्लियर आया। अब अगर ये बात है तो देखो जरा, इनिशियल लेवल पे तो तीनों न्यूट्रल है। अब मुझे ये भी पता है कि किसी भी एटम से अगर कोई चीज निकाली जा सकती है तो वो क्या निकाली जाती है, सिर्फ और सिर्फ, बोलो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो नहीं हिल सकते। तो अगर मैं ऐसा कर दूं, कैसा सर, कि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें डाल दूं, ठीक, इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकता हूं ना। तो अगर मैं ऐसा करूं कि सर एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो इस कंडीशन के अंदर हुआ क्या, इसमें यह हुआ कि अब
इसमें 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितने रह गए बेटा? 9 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कितने रह गए? 10 प्रोटॉन। और यहां पर इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ भी काफी अच्छी चीज हुई। यहां पर देखो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और प्रोटॉन कितने बेटा? 10 प्रोटॉन है। आया? जब ये सारी चीजें मेरे को समझ में आई तो देखो मैंने अभी अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है और प्रोटॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, चाहे कितना ही हो, है ना, मास तो है उसका। अब देखो जरा, यहां से मुझे एक बात ये समझ में आई कि सर जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो इस सिस्टम का, या मैं बोलूं कि बॉडी बी का मास कुछ बढ़ गया। क्यों कुछ बढ़ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, और अगर कुछ ना कुछ मास होता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पर जाएगा उसका मास बढ़ा देगा, और जिस बॉडी से जाएगा, वर्ड्स पे ध्यान देना, जिस पर जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा, जिस से जाएगा उसका मास कम हो जाएगा, कुछ तो होगा कम। तो यहां पर मैं यूं बोलूंगा कि जो मास ऑफ बी, ध्यान से सुनना, मास ऑफ बी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा किससे? मास ऑफ ए से और मास ऑफ सी से। ज्यादा हो गया। अगर मेरे को ऑर्डर लिखना पड़ जाए कि सर किसका मास इलेक्ट्रॉन जाने के बाद, अगर मेरे को मास का ऑर्डर लिखना है तो वो क्या होगा, तो बेटा उस कंडीशन में, तो बेटा उस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा कि जो मास ऑफ बी है वो तो होगा सबसे ज्यादा। ये कब लिख रहा हूं? क्योंकि इनिशियल लेवल पे तो सब बराबर थे। अब मैं ये लिख कब रहा हूं? जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? मास ऑफ बी सबसे ज्यादा। अब बेटा देख, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। अब देखो इसके अंदर टोटल पार्टिकल कितने? 19, इसमें कितने? 20, इसमें कितने? 19, इसमें कितने? 20, और इसमें भी 10 प्रोटॉन है, इसमें भी 10 प्रोटॉन है, लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद अगर मैं देखूंगा तो जो मास आएगा वो किसका आएगा? सी का ज्यादा आएगा। और फिर सबसे कम मास किसका हुआ? ए का। ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। किसका ऑर्डर हो गया? ये मास का ऑर्डर लिखा सर। और थोड़ी अच्छी बात मेरे को जो दिख रही है यहाँ पे, वो क्या दिख रही है? ये क्लियर हुआ? इसको मिटा दूं एक बार। तो देखो जब ये चीज मेरे को क्लियर हो गई तो बेटा जो एक अच्छी चीज मुझको इसमें दिख रही है वो क्या दिख रही है कि सर अब मैं यूं कह सकता हूं, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि कौन सी बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है। तो बेटा मैं कैसे डिसाइड करूंगा? बेटा देखो पहले ये बॉडी को मैंने न्यूट्रल क्यों बोला था? ये बॉडी को मैंने न्यूट्रल क्यों बोला था? क्योंकि सर इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे। तो यूं कहूंगा मैं कि सर ये वाली बॉडी तो कैसी हो गई? न्यूट्रल हो गई। कैसी हो गई? ये बॉडी तो सर न्यूट्रल हो गई। और सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूंगा तो सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वाले केस में यहां देखो यही तो केस है, ये इस वाले केस में बेटा नेगेटिव चार्ज ज्यादा है किससे? पॉजिटिव चार्ज से। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। किसके रिस्पेक्ट में? प्रोटॉन के। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो मैं यूं कह सकता हूं अगर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस बॉडी पर आए हैं तो इसका मतलब ये बॉडी कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज बॉडी हो गई। और मैं यूं कहूं कि अब मैं इस जो बॉडी को मैं क्या लिख सकता हूं? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और अगर मेरे को नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करना हो तो, या फिर नेगेटिव बॉडी को डिफाइन करना हो तो मैं क्या कह सकता हूं? जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोलूंगा बेटा? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। देख दिख भी रहा है ना यहाँ पे, ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही? बिल्कुल दिख रही है सर। अब देखो जरा, जब ये चीज मेरे समझ में आई तो थोड़ा सा इस वाली बॉडी के बारे में भी बात कर लें। तो बेटा जो इस वाली बॉडी के बारे में देखो मैं बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर देखो अब क्या दिख रहा है मेरे को कि इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में जो प्रोटॉन्स हैं वो क्या हो गए? ज्यादा हैं।
यानी उल्टा भी बोलूं कि भाई प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, क्योंकि आना जाना किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन तो फिक्स ही रहेंगे। तो यहां से क्या पता चला कि सर अब अगर मैं सिर्फ इस सिचुएशन को देखूं तो सर इस सिचुएशन में देखने पर मुझे यह पता चल रहा है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा है नेगेटिव से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव से तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये बॉडी कैसी है, सर ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। कैसी है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अब बेटा मजे की बात ये देखो कि अगर मुझे किसी बॉडी को ये डिफाइन करना हो कि कौन सी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं या फिर जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है। समझ में आया? देखो दिख भी तो रहा है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ना यार, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऑन एवरेज अगर मेरे को कंक्लूजन फाइनली कंक्लूड करना हो कि कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है, कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो भी सिनेरियो हमने देखा इसके बिहाफ पे मैं क्या कह सकता हूं बेटा, मैं ये कह सकता हूं सर कि जिस बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है वो बॉडी तो हो गई मेरी नेगेटिव चार्ज। जिस बॉडी के अंदर कम इलेक्ट्रॉन है या फिर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो बॉडी मेरी कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। आया जमा? और दूसरी बात ये भी कह सकता हूं कि सर जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए हैं उस बॉडी का तो मास हो गया कम, और जिस पर गए हैं उसका मास जाएगा बढ़, यानी इंक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर हुई? और बेटा इस पूरी चीज से मुझे क्या समझ में आया कि सर इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा सकते हैं बेटा। ऑन मतलब फाइनली अगर मेरे से बोला जाए इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है क्या, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या मैं चार्ज की प्रॉपर्टी में ये कह सकता हूं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल? हो रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां में लेकर के आ गया तो मैंने क्या किया, एक तरीके से नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर ही तो किया है कि नहीं किया है? क्लियरिटी हुई? बहुत अच्छी बात। तो ये जब सारी चीजें बेटा मेरे को समझ में आ गई तो क्या आगे बढ़े? अब मैं बताता हूं कि चार्ज क्या था। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट्स क्या होंगी, चार्ज की डायमेंशन क्या होंगी, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, करें? क्या ये बेसिक जो बचपन की बातें जो हमने पढ़ी थी, मैंने इसमें कुछ भी अलग नहीं बताया, वो सब बताया जो आप लोगों को पता है। आप लोगों ने 9-10 में काफी अच्छे से सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, है ना? तो मैंने वही चीजें डिस्कस करी हैं, कुछ अलग थोड़ी करा है। तो अगर कुछ अलग नहीं करा तो सर कुछ अलग बताओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो। तो देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसके अंदर आपको साफ क्लियर दिखेगा। तो इस नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखो जरा, यहाँ पर जो बातें मैंने बताई वही सब लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। देखो, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी ये किसके स्टडी करेगा, जब चार्ज मेरा कैसा हो, रेस्ट पे। फिर अगर बात की जाए कि जो न्यूट्रल एटम होगा, देखो कुछ अलग नहीं है, सब वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होगा मैग्नीट्यूड बाई 1.602, वो मैंने 6-7 गलत लिखा था वहां पे, मतलब लिखा गया था प्रोटॉन का मास की वजह से। तो देखो कितना है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में? ऐसे अगर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को बुकिश लैंग्वेज में अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि देखो ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो बेटा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नॉर्मली अगर मेरे को डिफाइन करना हो तो मैं ये बोलूंगा। तो उसी चीज को देखो यहां पर कैसे लिखा हुआ है, चार्ज ऑफ ए मटेरियल बॉडी और अ पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, समझ में आई बात? अब ये थोड़ा सा आगे चल के मैं बताऊंगा। वैसे नॉर्मली अपन अगर डिस्कस करें तो बेटा देखो मैं फटाफट बता देता हूं कि जब चार्ज मेरा रेस्ट पे होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर मेरा यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये सब आगे पढ़ेंगे, बस ये प्रॉपर्टी है उसकी, एक बार के लिए अगर अपन बोल दे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है, और अगर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जनरेट करता है। तो चलो ये डेफिनेशन हमने पढ़ ली। अब देखो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात अगर मैं करूंगा तो बेटा दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और देखो बिल्कुल साफ से वर्ड्स में लिखा हुआ है ये कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा मेरा वो क्या होगा, इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन।
यही मैंने बताया था कि जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, उसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज को बेटा, तो मैं नेगेटिव चार्ज को क्या बोल सकता हूं, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मेरे किसी बॉडी पे अगर ज्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो बॉडी मेरी कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। ठीक है। अब अगर यूनिट ऑफ चार्ज की बात की जाए तो जैसा मैंने बोला था कि बेटा जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम। कूलाम एक साइंटिस्ट था, आगे चल के हम पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ वगैरह के बारे में, तो वहां पर ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा कि उन्होंने क्या क्या बातें बोली। तो वो जब चीजें मेरे को समझ में आएगी, तो उससे पहले मैं एक बार चार्ज की यूनिट को फिर से आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो चार्ज फिजिकल क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट होगी वो कैसी होगी, एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होगी कूलाम। ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होती है बेटा वो होती है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ठीक है, ये रही सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो ये कैसी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। अगर मेरे को रिलेशन में बात की जाए कि सर कूलाम और ईएसयू के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो मैं ये कह सकता हूं बेटा जो 1 कूलाम है वो किसके इक्वल है, 3 × 10⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज के। ठीक है। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो देखो जरा डायमेंशन के केस में, डायमेंशन यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ के आए। अगर मैं बोलूं कि बेटा यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर क्या पढ़ा था कि एक सर कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कुछ डेराइव क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 याद है ना, तो उनकी फिक्स यूनिट और डायमेंशन होती है, और फिर उनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर उनके अरेंजमेंट से अगर कोई नई क्वांटिटी बनती है तो उसको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो चलो चार्ज को भी देख लेते हैं क्या है। तो अगर चार्ज को, अगर मैं करंट की बात करूं, बचपन की बातें याद करो, करंट को कैसे लिखते थे, I = सर Q/T। अब इसके अंदर से I भी फंडामेंटल, I क्या है, करंट है, तो करंट भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो करंट की यूनिट होती है वो कितनी होती है, एम्पियर। और डायमेंशन की बात करूंगा तो उसको भी क्या लिखूंगा, एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर बेटा मैं यहाँ पर टाइम की बात करूंगा तो टाइम को हम कैसे लिखते हैं, यूनिट तो बोलते हैं सर सेकंड, आर, मिनट, लेकिन अगर डायमेंशन की बात करूंगा तो इसको सर कैपिटल टी से लिखते हैं। तो यहां से अगर मेरे को चार्ज की डायमेंशन आएगी तो चार्ज की डायमेंशन क्या लिख सकता हूं, ए और टी। आगे तुम और थोड़ा अच्छे से सुंदर लिखना चाहो इसको तो कैसे लिख सकते हो सर, m0, l0, a1, t1। तो देखो यहाँ पर जो डायमेंशन लिखी हुई है बेटा वो भी यही लिखी हुई है कि देखो m0, l0, t1, a1। अगर ये सारी बातें मेरे को समझ में आई है, फटाफट बेटा कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ नोट करते रहो, चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आए तो हम बढ़ते हैं कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होंगी। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर मैं यूं बोलूं कि सबसे पहले तो तुम्हें पहले ये बताओ, तुम्हें वेक्टर और स्केलर के अंदर क्लियरिटी है। देखो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो जो चार्ज होता है, वेक्टर पढ़ के आए ना 11th में, तो देखो अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो जो वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करें। समझ में आई बात। तो यहां से एक प्रॉपर्टी जो होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये अलजेब्रिक की फॉर्म में ऐड होता है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये चीज हमने देखी थी कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन को मैं एक बॉडी से दूसरे के ऊपर लेके गया तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो मैं कह सकता हूं क्या नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और अगर बेटा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है ट्रांसफर होने वाली। बिल्कुल सही बात सर। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले बेटा देख और थोड़ी चीजें देखते हैं कि चार्ज जो होता है बेटा किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कंजर्व रहता है। ठीक है, जैसा नॉर्मल हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर भी देखें तो उस कंडीशन के अंदर भी हमें क्या पता चलता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैं बोलूं कि सर 1H2 + 1H2 रिएक्शन बोल रहा हूं, अरे देखो ये रिएक्शन है 1H2 + 1H2। अभी थोड़ी तुम्हें समझ में आ रहा होगा सर हमने तो पढ़ी ही नहीं है, कोई बात नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो। अब ये जो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके अंदर जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर वो कंजर्व रहेगा सिस्टम पे। ठीक है, तो सिंपली हमें ये ध्यान रखना है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव रिमेन्स कांस्टेंट व्हाटएवर चेंज टेक प्लेस इन द सिस्टम। सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट ये जो प्रॉपर्टी आई है क्वांटाइजेशन, बेटा इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्वांटाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रॉपर्टीज में से काफी ज्यादा। तो क्वांटाइजेशन को समझने से पहले देखो क्वांटाइजेशन क्या बोलेंगे।
देखो वैसे तो क्वार्क वगैरह भी चीजें आ चुकी हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल में आगे, लेकिन अभी उसका डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इनिशियल लेवल पे क्वार्क वगैरह की बातें करेंगे। तो उससे पहले की अगर बात की जाए तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के और टुकड़े हो नहीं सकते। तो बेटा नॉर्मली अगर मेरे से यूं बोला जाए कि सर मैं यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन के अगर और टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या होगा? वो या तो पूरा का पूरा होगा। पूरा का पूरा मतलब कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन जाएंगे, चार जाएंगे, पांच जाएंगे, छह जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। कैसा सर? कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, ढाई इलेक्ट्रॉन गया, पौने दो चले गए। पौने दो तो समझ में नहीं आए, 1.5, ठीक है, 2.5, 3.5, आधे आधे के फॉर्म में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का और डिवाइडेशन थोड़ी हो सकता है, और टुकड़े थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि हमने क्या माना है कि इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, क्वार्क वगैरह भी आए हैं, उनका डिस्कशन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे। तो यहां पर जो बोला गया क्वांटाइजेशन के अंदर, उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर जो होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में होगा, यानी n यहां पर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो होगा 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। प्लस माइनस ये इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं। अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या है? आए हैं, यानी कि बॉडी क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। और यहां पर ये Q क्या है बेटा? Q रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, ठीक है। और n का तो आपको पता चल रहा है। और E क्या है? E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आया समझ में? अगर Q मेरा पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव आई है, यहाँ पे Q की वैल्यू देखो, अगर यहाँ पर Q की वैल्यू बेटा नेगेटिव आई है, इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन सर इसके ऊपर आए हैं, ठीक है। आए हैं मतलब एक्सेस में है। क्लियरिटी आई? अच्छे से समझ में आया? तो देखो अब जरा हम एक बार इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और पूछी भी जाती है। तो देखो जरा इसको देखें एक बार। इसमें लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जो मैंने बोला वही मैंने लिखा है, Q इक्वल्स टू NE। आया समझ में? जब ये सारी चीजें समझ में आ गई, आगे जो मैंने जो बात बोली कि रिसेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ चार्ज +-1/3 एंड +-2/3 हैज बीन पोस्टुलेटेड, दीस पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वार्क, जो मैं बोल चुका हूं वही सारी चीजें, ठीक है। तो अब जब वही सारी, देखो इस चीज को देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ आगे लिखा हुआ है। तो आगे हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर चल के। अभी आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, ठीक, स्क्रीन को पॉज करके। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बेटा अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलूंगा तो देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरी क्या है? उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यूं बोला गया कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है वो बताओ। तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन है इस बॉडी के ऊपर। तो नॉर्मली ऐसा बोला गया कि चार्ज ऑन अ बॉडी कितना है बेटा? देखो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गए हैं इस बॉडी से। तो अगर गए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वो मेरे को डिस्कस करना है। तो यहां से मैं बोलूंगा कि बेटा Q का वैल्यू क्या बोलूंगा? Q इक्वल्स टू NE बोल सकता हूं। तो यहां से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू निकालनी है कि कितने गए हैं, तो वो कौन बताएगा बेटा? N की वैल्यू पूछी एक तरीके से। तो क्या बोल सकता हूं Q अपॉन का E इक्वल्स टू का N। अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं तो क्या ऐसा बोला जा सकता है Q की वैल्यू कितनी ले रखी है बेटा? 11.2 इंटू 10⁻⁻19। ऊपर देखो क्वेश्चन में यही ले रखी है क्या? और अगर मेरे को यहाँ पर चार्ज की वैल्यू पूछी जाए तो बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू N। देखो बेटा 10 की पावर 19 से 19 तो चला गया, ये जो जाएगी क्वांटिटी ये 7 से जा रही है, यानी N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो कितने आ जाएंगे? 7। कितने आ जाएंगे? 7। ये बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? तो यहां तक जब मेरे को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं बेटा,
तो देखो जरा, इस पूरी प्रॉपर्टी को तो मैं क्या करता हूँ, यहां से इस चीज को तो पूरे को इरेज कर देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले एक बार मैं यूं बता दूं कि सर ये चीज क्या है, ये गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है बेटा। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रू टेस्ट होगा वो कौन सा होगा। अब जाहिर सी बात है, देखो छोटे छोटे बच्चे थे जब ये भी पढ़ते थे ना कि सर लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, बिल्कुल पढ़ते थे ये सारी बातें, है ना। तो लाइक चार्जेस अगर एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं यूं थोड़ा सा डिस्कस करूं कि सर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का फिर ट्रू टेस्ट क्या होगा, तो ट्रू टेस्ट के लिए मैं यूं ही एक एग्जांपल लेता हूं। इन्होंने तो अपना पूरा सेटअप लगा रखा था, उसके ऊपर डिस्कशन मैं नहीं करता हूं, सिर्फ समझाने के लिए। तो बेटा जो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहलाता है वो रिपल्शन कहलाता है, अट्रैक्शन नहीं कहलाता। उसका रीजन देता हूं, उसको ध्यान से समझो। देखो मैं यूं बोलूं कि सपोज ये बॉडी क्या है, आपका मन करे तो इसको पॉजिटिव ले लो, आपका मन करे तो इसको नेगेटिव कर लो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको क्या मानते हो। मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, नेगेटिव भी मान लोगे तो कोई फर्क नहीं है। मैं यूं बोलूं कि सर एक दो न्यूट्रल बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी मान लो इसको, ये न्यूट्रल बॉडी है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी कंसिडर करता हूं मैं यहां पे, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, और बेटा एक नेगेटिव चार्ज बॉडी कंसिडर करता हूं। तो देखो यहां पर जो मुझे पता चलेगा, जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, बेटा इस बॉडी को मैं इसके पास लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा इस बॉडी के अंदर वो सारा का सारा कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, यहां पर, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहां पर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी ये न्यूट्रल बॉडी इसकी तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट होगी। होगी कि नहीं होगी, ये जो न्यूट्रल बॉडी है वो इसकी तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। और दूसरी वाली कंडीशन देखो, ये अट्रैक्शन है ना, दूसरी वाली कंडीशन देखो, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस नेगेटिव के पास लेके जाऊंगा तो ऑपोजिट नेचर हो गया, और ऑपोजिट नेचर होगा तो अट्रैक्शन होगा, यानी इसमें भी अट्रैक्शन होगा। अब मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि कौन सी बॉडी न्यूट्रल है और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन तो यार दोनों में ही हो रहा है। कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कर सकता हूं, वो क्या कर सकता हूं कि मैं इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर इसके पास लेके आऊंगा तो हमेशा हमेशा रिपल्शन होगा। तो जो भी बॉडी इस बॉडी से दूर भागेगी, इसका मतलब वहां मैं श्योर हो जाऊंगा कि उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आई बात। इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन होता है बेटा, वो क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्लियरिटी आई बेटा इस चीज में। तो आज की अगर मैं बात करूं तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा कि बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, और चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, थोड़ी सी जो बच गई वो और आगे पढ़ेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है सर, कंजर्व रहता है, और चार्ज क्वांटाइज रहता है, चार्ज ट्रांसफरेबल है। समझ में आई बातें मेरी, क्लियर हुई, थोड़ी आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल आया ना। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सर ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होगा। ये चीजें क्लियर हुई आप लोगों के दिमाग में। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे इसके आगे का पोर्शन, जिसके अंदर चार्जिंग, बॉडी की चार्जिंग कैसे हो गई और जो बची हुई प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर। ठीक है, क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आज के लेक्चर में, एक न्यूमेरिकल भी करा, उसके ऊपर आप लोगों को वो चीज समझ में आई ना। चलो ठीक है, मौज करो बेटा, ओके।